वेलकम टू व्यास आईएएस। ये लेक्चर सुपर इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के वो फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं। ऐसी लाइंस, ऐसे कंसेप्ट जो कि 4 से 5 कोई सोर्सेज को पढ़ने में और लगातार 3-4 साल आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अटैम्प्ट दे रहे हैं, तब ये चीज़ें निकल के आती कि हाँ ये कुछ चीज़ें जहाँ पे यूपीएससी स्टेट पीसीएस अपने जाल बिछाते हैं और अक्सर इन स्टूडेंट्स इन फैक्ट्स में फंस भी जाते हैं और इनको किसी नोट्स में अलग से दिया नहीं गया है। ये खुद ब खुद एनालिसिस करना पड़ता है और ये किसी भी हिस्ट्री के कोई भी कोचिंग में कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा। ये लिख के ले लो, जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं सिखाया जा रहा है कंपैरिजन के हिसाब से। ठीक है, जैसे शुरू कर लेते हैं, बिना कुछ बोले आप शुरू कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 2 फैक्ट की। एक तो आप लोग मुझे बताओ कि मॉडर्न हिस्ट्री में दीनबंधु हम किसे कहते हैं और देशबंधु हम किसे कहते हैं। आई एम श्योर कि दोनों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी ना किसी को तो दीनबंधु सुना है और किसी ना किसी को देशबंधु सुना है। दीनबंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रयूज। और देशबंधु किसे कहते हैं? CR दास। दोनों कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि दीनबंधु को देशबंधु समझ लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है दीनबंधु किसे कहते हैं या CF एंड्रयूज को क्या कहा जाता था, दीनबंधु कहा जाता है या देशबंधु कहा जाता है। 2-4 और ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है दीनबंधु और CR दास का देशबंधु। ठीक है, ये पहला फैक्ट था जो मैंने आपको समझाया। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कंपैरिजन के लिए आपको कभी भी कोई ये नहीं बताएगा। अच्छा, CF एंड्रयूज के बारे में जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं। CF एंड्रयूज को दीनबंधु हम कहते थे, ये तो आपको पता चल ही गया। ये दिया किसने था नाम इनको? ये दिया था महात्मा गांधी ने। CF एंड्रयूज का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो उनको दीनबंधु नाम दिया गया। CR दास के बारे में जिसको नहीं पता, स्वराज्य पार्टी के ये फाउंडर थे। स्वराज्य पार्टी बनी थी ना 1922 में। CR दास के बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर है। महात्मा गांधी के क्रिटिक थे ये, फिर बाद में महात्मा गांधी के सपोर्टर बन गई है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्ट। अब यूपीएससी में सवाल आ जाता है कई बार अनुशीलन समिति के बारे में। मुझे बताओ अनुशीलन समिति क्या थी? बहुत से लोग को पता होगा यहाँ पे कि एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। अनुशीलन समिति 2 थी। अनुशीलन समिति 2 थी। एक तो थी आपकी मिदनापुर में, ठीक है, दूसरी है ढाका में। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि अनुशीलन समिति मिदनापुर में जो एस्टेब्लिश हुई थी वो किसने की थी, दोनों अलग अलग है। मिदनापुर ने जिसने की थी और ढाका में जिसने की थी, दोनों अलग अलग है। ठीक है, मिदनापुर ने की थी प्रमथ नाथ मित्रा। ठीक है, और ढाका वाली किसने की थी? पुलिन बिहारी दास। समझ में आ गया? ये है। तो पूरा क्वेश्चन देख लेना कि अनुशीलन समिति कहाँ की बात कर रहा है, ढाका वाली की बात कर रहा है या मिदनापुर की बात कर रहा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ भी आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडियन। और ये फैक्ट सारे लिख लेना, ये बार बार पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये 100% चांस है कि आप भूल जाओगे। या तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लो, सेव कर लो, जो बोल रहा हूँ मैं उसको लिख लो। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 2 है। ठीक है, एक तो है आपकी कैलिफोर्निया में, दूसरी बनी थी बर्लिन में। कैलिफोर्निया में बनी थी, उसके फाउंडर अलग थे, और बर्लिन में जो बनी थी उसके फाउंडर अलग थे। कैलिफोर्निया में बनाई गई थी तारक नाथ दास के द्वारा और बर्लिन में बनी थी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये जो कैलिफोर्निया वाली है ये 1907 में बनी थी और ये बर्लिन वाली जो है वो 1914 में बनी थी। इसी तरीके से अनुशीलन समिति मिदनापुर वाली बनी थी 1902 में और ढाका वाली बनी थी 1907 में।
ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ ग्रैंडफादर, फादर ऐसे टर्म्स भी कई बार आते हैं जो हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आप सबको पता होगा कि फादर ऑफ द नेशन किसे कहते हैं। फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं? गांधी जी को कहते हैं। ये क्लियर है, क्लियर है। मुझे ये बताओ, ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, या ग्रैंड फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं? ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया, ग्रैंड फादर ऑफ नेशंस, वो कहते हैं दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। फादर ऑफ नेशन गांधी जी, ग्रैंड फादर ऑफ नेशन दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती को ग्रैंड फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने नेशनलिज्म को बहुत प्रमोट किया था। पहला जो स्लोगन जिसने दिया था इंडिया फॉर इंडियंस के लिए, वो दयानंद सरस्वती ने दिया था, आर्य समाज वाले। ठीक है, दयानंद सरस्वती। पहले बॉम्बे में एस्टेब्लिश हुआ था आर्य समाज, फिर लाहौर में लेके गए थे। समझ में आ गया? जिन्होंने बैक टू वेदास का स्लोगन दिया था। अब तो याद आ गया दयानंद सरस्वती कौन है। ठीक है, अब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहते हैं? यहां भी कंफ्यूजन होती है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नारोजी को। ठीक है, किसे कहते हैं? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स, और इन्होंने पूरा जीवन अपना भारत की आज़ादी में लगा दिया। ब्रिटेन में रह के वहाँ पे इन्होंने काफ़ी कोशिश की भारत को आज़ादी, तो मैं नहीं बोलूँगा उस टाइम पे आज़ादी इतना कॉन्सेप्ट फेमस हुआ था जिस टाइम पे ये थे, बट काफ़ी रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की। वहाँ पे ब्रिटेन में रह के इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की कि रिफॉर्म्स हमें लड़ना चाहिए, रिफॉर्म्स इंडिया को मिलने चाहिए। और इन्होंने ये एक और फैक्ट है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दादा भाई नारोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ब्रिटिश एमपी। ठीक है, अब ये फैक्ट याद है, फर्स्ट इंडियन टू बिकम ब्रिटिश एमपी दादा भाई नारोजी। लेकिन एक और पर्सन है, ठीक है, डब्ल्यूसी बैनर्जी। डब्ल्यूसी बैनर्जी, डब्ल्यूसी बैनर्जी यहाँ पे यूपीएससी कैसे फंसाएगा? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, सॉरी, फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। पार्डन माई हैंड राइटिंग। ठीक है, दादा भाई नारोजी पहले इंडियन थे जो जीत गए थे, बन गए थे ब्रिटिश एमपी। डब्ल्यूसी बैनर्जी पहले इंडियन थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि जीत नहीं पाए थे। डब्ल्यूसी बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, डब्ल्यूसी बैनर्जी, दोनों के बारे में आपको पता रहना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको इनके बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट मेंस में अगर आपसे 10 मार्कर में पूछ ले, 15 मार्कर में पूछ ले, तो 150 शब्द या 250 शब्द आप इनके बारे में बोल पाओ। और ये रियलिटी चेक है, कितने लोग अभी इसी वक्त दादा भाई नारोजी के बारे में या दयानंद सरस्वती के बारे में 250 शब्द लिख सकते हैं? सच सच बताओ। ठीक है, पता होना चाहिए। डब्ल्यूसी बैनर्जी कौन है? डब्ल्यूसी बैनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। जो फर्स्ट सेशन हुआ था कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, उसके पहले प्रेसिडेंट है। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बैनर्जी, बहुत बड़े लॉयर है, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। ब्रिटिश एमपी के चुनाव इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए लड़े और वहाँ पे हार गए। दादा भाई नारोजी ने चुनाव लड़ा, जीत भी गए। दादा भाई नारोजी जिन्होंने लिखी थी बुक अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, कॉटन ट्रेडर थे बहुत बड़े, और बहुत बड़े व्यापारी थे, लोगों के लिए काम किया इन्होंने, इंडियन लोगों के लिए। ठीक है, ज़्यादा फैक्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मेन जो वीडियो का कंसेप्ट है वो हम फिर भूल जाएंगे। फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं? गांधी जी। ग्रैंड फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं? दयानंद सरस्वती। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नारोजी। अब ग्रैंड फादर ऑफ
इंडियन नेशनलिज्म, ये किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? राजनारायण बासु। राजनारायण बासु को कहते हैं ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये बहुत बड़े बंगाली राइटर थे 19th सेंचुरी में। इनका जो एक ब्रह्मो सोसाइटी के मेंबर थे, ब्रह्मो सभा के, इनका जर्नल आता था तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका के लिए ये लिखते थे, तत्वबोधिनी पत्रिका के लिए लिखते थे। तत्वबोधिनी पत्रिका को फाउंड तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, याद है, लेकिन उस पत्रिका के लिए लिखते थे। ही रोट फॉर द ब्रह्मो जर्नल तत्वबोधिनी पत्रिका। समझ में आ गया? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब और कोई ऐसा याद है आपको जिसमें ग्रैंड वर्ड आ रहा हो या ओल्ड वर्ड आ रहा हो? है, बिल्कुल याद है, चलो बता देता हूँ मैं। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, ये कौन है भाई? और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से दुनिया भर की किताबें ढूंढ के ला रहा हूं, आपकी अपनी किताबों में मेंशन्ड है। एनसीईआरटी हो, स्पेक्ट्रम हो, सारे के सारे फैक्ट आपकी किताबों में है, बस आप देख नहीं पाते। और यकीन मान के चलो कि ये सारी चीज़ें कोई बताएगा भी नहीं। ये चीज़ें बताने के लिए एक बहुत समय का, बहुत उस सब्जेक्ट की मास्टरी, मैं ये नहीं कह रहा मुझे मास्टरी है, बट आई हैव एक्चुअली स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग दीज थिंग्स कि कहाँ फैक्ट पे कहाँ पकड़े जाते हैं, कौन से कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं कि जो लगते सिमिलर है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो घटना चक्र से मिलते हैं हमें, जो लूसेंट से मिलते हैं, जो स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी से मिलते हैं, सारे एक जगह लेके आया हूँ मैं, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ठीक है, तो ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा देगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। एस सुब्रमण्यम अय्यर। एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये कौन है? अगेन, जिसको भी लग रहा है कि यहाँ पे ये कौन है, मैंने तो पहली बार सुना है, मैं फिर से बोलूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करो। एस सुब्रमण्यम अय्यर बहुत बड़े लीडर थे होम रूल मूवमेंट में। ठीक है, एनी बेसेंट के साथ इन्होंने होम रूल मूवमेंट को फाउंड किया। और एस सुब्रमण्यम अय्यर एक्चुअली साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस किया इन्होंने होम रूल मूवमेंट को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया इन्हें कहा जाता है। नाउ लास्ट ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। ये तो पता होगा यार, ऐसा नहीं है ये पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि ये ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं। जल्दी बताओ किसे कहते हैं? हुआ गैस हुआ? अरुणा असफ अली। और ये कौन है? इसके लिए तो मुझे नहीं बताना, ये तो आपको पता होना चाहिए अरुणा असफ अली कौन है। अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट की लीडर थी। अब कुछ याद आया? बिल्कुल, इंडियन फ्लैग इन्होंने होस्ट किया था मुंबई में। मुंबई में कौन सी जगह फेमस थी वो? ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक, ये ग्रैंड पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं भैया। 6 फैक्ट हैं। फादर ऑफ इंडिया गांधी जी, ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म राजनारायण बासु, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? एस सुब्रमण्यम अय्यर, और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अरुणा असफ अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। मुझे बताओ ये स्लोगन किसने दिया था? स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये दिया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। पता है आप सब लोगों को? मुझे बताओ स्वराज इन 1 ईयर, ये किसने दिया था? ये दिया था गांधी जी ने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी ने बोला अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम ढंग से फॉलो करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, तो स्वराज हम 1 साल में हासिल कर लेंगे। ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। कितने लिखी थी? दयानंद सरस्वती। सत्य प्रकाश किसने लिखी थी?
यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। सत्य प्रकाश किसने लिखी भाई? सत्य प्रकाश किसने लिखी, जल्दी बताओ। करसनदास मूलजी, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, गुजराती में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो है ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश भी कह सकते हैं और इंदु प्रकाश भी कह सकते हैं। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, ये किसने लिखी? किसने लिखी? किसने लिखी? ये लिखी गोपाल हरी देशमुख, जिनको हम लोकहितवादी भी कह देते हैं, पेन नेम उनका। समझ में आ गया ना? ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम अक्सर फंस जाते हैं एग्ज़ाम्स में। एक और चीज़ कर लेते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया कौन लिखता था? किसका लिटरेरी वर्क था? वो था दादा भाई नावरोजी, ठीक है। यंग इंडिया, यंग इंडिया ये कौन लिखता था? महात्मा गांधी। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया किसने लिखी? एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो यंग, वॉइस ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, न्यू इंडिया में कन्फ्यूजन होती है। वॉइस ऑफ इंडिया लिखी थी दादा भाई नारोजी ने, यंग इंडिया लिखी थी महात्मा गांधी ने, न्यू इंडिया लिखी थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कौन, ये मत पूछना। एनी बेसेंट कौन, ये नहीं पूछना आपको, ठीक है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था इंडिया में, इंडिया के उपनिषद, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, कोशिश की थी लोगों को जागरूक करने के लिए। होम रूल मूवमेंट तिलक ने भी चलाया था, एनी बेसेंट ने भी चलाया था। महात्मा गांधी के साथ इनकी कम बनती थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा गया कि सबसे ज़्यादा विरोध रॉलेट एक्ट का या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, रॉलेट एक्ट के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसका, और नॉन कॉपरेशन का एनी बेसेंट ने ही अपोज किया। एनी बेसेंट की गांधी जी से कम बनती थी। तो होम रूल मूवमेंट में भी आप देखोगे तिलक से अलग ये मूवमेंट अपना चलाने लग गई। चिकागो में इन्होंने स्पीच वगैरह दी थी, ठीक है। कहने को तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप और पढ़ सकते हो इनके बारे में, बट हमारा जो काम इस वीडियो में वो है कि कॉमन फैक्ट्स को उजागर करना जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। शिमला डेप्यूटेशन, शिमला डेप्यूटेशन है, एक तो है 1906 की, एक है शिमला अकॉर्ड 1914 का, एक है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 का। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। अब कितने लोगों को सच सच बताना देख के ये लगा कि यार ये शिमला तो, शिमला वर्ड, शिमला डेप्यूटेशन, शिमला, ये तो कई बार सुना हुआ है, ये तो इतना कन्फ्यूजन तो कभी नहीं लगा कि ये 3 बार हिस्ट्री में आए हो। शिमला डेप्यूटेशन, शिमला अकॉर्ड, शिमला कॉन्फ्रेंस, क्या डिफरेंस है? देखो, शिमला डेप्यूटेशन 1906 में हुई थी, जहाँ पे कुछ मुस्लिम लीडर्स लॉर्ड मिंटो के साथ मुलाकात किए थे अपनी सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, मुस्लिम्स के सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि हिंदू मेजोरिटी से के वे पिछड़ जाएंगे, हिंदू मेजोरिटी उनके अगेंस्ट हो जाएगी। तो शिमला डिप्यूटेशन लॉर्ड मिंटो के पास गई थी, जो वाइसरॉय थे उस टाइम के, शिमला में गई थी, ठीक है, शिमला में। समझ में आ गया? कब हुई थी एग्जैक्ट? आपका किसी को याद करना है, पीएचडी करनी है इस चीज़ में, तो 1 अक्टूबर 1906, और पीएचडी हमें करनी है नहीं तो डेट हमें याद रखनी है नहीं, एग्जैक्ट डेट हमें याद नहीं रखनी। और आपको पता है क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आराम से आपसे पूछ लेगा शिमला डेप्यूटेशन, शिमला अकॉर्ड, शिमला कॉन्फ्रेंस, क्रोनोलॉजी में जमाओ। दूसरी है शिमला अकॉर्ड 1914, ये एग्रीमेंट था ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच में, और ये भी शिमला में हुई थी, क्योंकि शिमला डेप्यूटेशन, शिमला अकॉर्ड, शिमला कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये बेसिकली हुई थी बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, जिसको हम मैकमोहन लाइन भी कह देते हैं, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 ये करवाई गई थी लॉर्ड वेवल के द्वारा, जो उस टाइम का वाइसरॉय था, ताकि इंडिया के क्या फ्यूचर गवर्नेंस है, क्या पॉसिबिलिटी है, इंटरिम गवर्नमेंट बन सकती है, नहीं बन सकती है, ठीक है। इसमें और भी पार्टिसिपेंट्स थे, आईएनसी, मुस्लिम लीग
और भी जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि वही हमारा इतना जानना ज़रूरी नहीं है अभी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इनके बारे में पढ़ना नहीं है, अगर मैं ये बता रहा हूँ तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक तो कन्फ्यूजिंग वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। अब ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम देखते हैं कि डिप्रेस क्लासेस के लिए बनी थी, ठीक है, और अक्सर उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे B.R. अम्बेडकर, हमें इतना पता है कि B.R. अम्बेडकर हैं जो कि, और महात्मा गांधी है जो कि डिप्रेस क्लासेस के लिए काम करते थे। मेनली हमें इनके ऑर्गेनाइजेशन याद हैं, लेकिन आपको पता है इनके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस सेम टू सेम ऐसे ऐसे नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं, अच्छे से तसल्ली से पढ़ लेते हैं, इस अटैम्प्ट को बचा लेते हैं और फैक्ट वगैरह याद कर लेते हैं, ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने लिखा था, बनाया था डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी हितकारिणी की, बट कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन समझ जाना। हितकारिणी, बहिष्कृत लोगों के हित के लिए जो सभा है, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने ये चारों बनाई, याद रखेंगे। अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है, जब हम बाकी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे श्री करमवीर शिंदे, ये कौन है? इनका नाम भले ही आपने नहीं सुना हो, बट यूपीएससी यहाँ पे फंसाएगा आपको, क्योंकि इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन खोले उनके नाम भी B.R. अम्बेडकर के ऑर्गेनाइजेशन से करीब करीब मिलते जुलते हैं, इतने करीब हैं, इतने साउंडिंग सिमिलर है कि आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में डाल सकते हैं। तो याद रखें, श्री करमवीर शिंदे ने फाउंड किया था डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। अब कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे पता है क्या करते हैं, गैस और एलिमिनेशन में इतने बावड़े हो जाते हैं कि अगर मैंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का क्वेश्चन दे दिया तो वो गैस क्या करेंगे, कौन काम करता था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, B.R. अम्बेडकर या महात्मा गांधी। ऑप्शन में जो होगा टिक कर देंगे, जो उनको ठीक बैठेगा। लेकिन मैंने श्री करणवीर शिंदे दे दिया तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, और यहाँ पे गैसिंग टेक्निक फेल हो जाती है। और हर साल हम कहते हैं, हर साल ये वीडियो बन जाती है कि गैसिंग एलिमिनेशन काम कर रही हैं, जहाँ काम करनी होती है वहाँ काम कर जाती है, जहाँ आपको फैक्ट रटने पड़ेंगे ना, वहाँ तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए मैं हूँ, ये श्योरिटी के लिए कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक कम यूज़ करनी पड़े, चीज़ें आपको याद हो, टाइम आपका बचेगा, टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी किसने बनाया, श्री करमवीर शिंदे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस, ये 1913 में हुई थी बॉम्बे में, ठीक है। ये दोनों श्री करमवीर शिंदे के थे, जो आप याद रखेंगे, रट लीजिए पूरी तरीके से। MC राजा, MC राजा, इनके कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड क्लास। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी आपको। 1930 में बॉम्बे में जो हुआ था वो तो श्री किरण शिंदे ने की थी। सॉरी देखिए, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, यहाँ पे ये एसोसिएशन है, क्योंकि फिर नाम तो पूरा सिमिलर हो गया, एसोसिएशन है। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन तो बनाई थी MC राजा ने, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस बनाई थी श्री करमवीर शिंदे ने, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई थी B.R. अम्बेडकर ने। फेडरेशन B.R. अम्बेडकर वाला है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस श्री करमवीर शिंदे वाला है, और एसोसिएशन MC राजा वाला है, ठीक है, एसोसिएशन है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। जग
जीवन राम, जगजीवन राम। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग। ठीक है, लीग जगजीवन राम का था, एसोसिएशन राजा का था, कॉन्फ्रेंस श्री कर्मवीर शिंदे का था और फेडरेशन बी आर अम्बेडकर का था। बाकी नाम भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सुपर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक और अगर मैं बात करूं लास्ट इस मामले में तो वो है गांधी जी। गांधी जी का तो पता ही होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसको हरिजन सेवक संघ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए कुछ और सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? अभी अभी मैंने वीडियो में बताया था, डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, आईएनसी का फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आईएनसी का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ठीक है, फर्स्ट क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश भी कह सकते हैं। आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, याद रखेंगी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सेकंड वुमेन है बट फर्स्ट इंडियन वुमेन है, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, समझ में आ गया, ये ज़रूरी है याद रखना। एक पर्सन थे जो कि आईएनसी के भी प्रेसिडेंट रहे, मुस्लिम लीग के भी रहे, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के भी रहे, वो थे हकीम अजमल खान। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट फैक्ट, शंकरन नारायण, ये कौन थे? फर्स्ट और ओनली केरलाइट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे तो बहुत सारे यूरोपियंस थे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, अल्फ्रेड वेब, हेनरी गॉर्डन, एनी बेसेंट, बट जॉर्ज यूले पहले थे, जो आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं अभी भी जो कि यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, और भी ऐसे फैक्ट हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है, आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग के हेल्पफुल आप ग्रुप्स में बताइए, शेयर कीजिए। इस वीडियो पे अगर व्यूज़ आते हैं तभी मैं दूसरी मेहनत करके एक वीडियो और बनाऊंगा। ऐसे करके सारी सब्जेक्ट्स हम वीडियो लेके आएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री और भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं जो कि उन लोगों को पता है जो बार बार सब्जेक्ट को पढ़ते हुए जो निकल के आते हैं फैक्ट्स। ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव होगा, आपकी मिस्टेक सेव होंगी, और एक सब्जेक्ट पे अपने एक सोर्स पे रिलाई करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हम पे छोड़ सकते हैं कि बाकी और सोर्स में कुछ एक्स्ट्रा होगा हम अपनी वीडियोस के थ्रू बता देंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास आईएएस।